आना है मेरा। यस मैम, प्लीज नमस्ते सर। नमस्ते, प्लीज हैव योर सीट। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पैनल। ओके सर। सर सर्वप्रथम तो धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप जैसी महानुभाव के सामने अपने बारे में कुछ बता रही हूँ। मेरा नाम अंशु गुप्ता है। मैं चंडीगढ़ की निवासी हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के अलवर जिले में बहुत ही छोटे से गांव फिंडूसी में हुआ है तथा मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है वो राजस्थान से ही प्राप्त की है। इसके पश्चात मेरा विवाह हरियाणा में हो जाने के बाद मैंने अपनी शिक्षा को जारी रखा है तथा मैंने अपनी जो बीएड की डिग्री है वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से प्राप्त की है तथा मैंने अपनी जो मास्टर डिग्री है वो हिंदी विषय में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से प्राप्त की है। अध्यापिका बनना मेरा एक सपना है। इसके साथ ही मुझे संगीत सुनना, नृत्य करना तथा मेहंदी लगाने में बहुत ज़्यादा रुचि है। बच्चों के साथ समय बिताना मुझे बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ में। तो ग्रेजुएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर स्नातक। स्नातकोत्तर बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को? स्नातक बोलते हैं सर। ग्रेजुएशन को बोलते हैं, स्नातकोत्तर बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को, पीजी को। सर वो स्नातकोत्तर होता हाँ। है और जो ग्रेजुएशन है उसको स्नातक बोलते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। क्यों बोलते हैं उसको स्नातक आपके अकॉर्डिंग? सर सॉरी। ठीक है। फुल फॉर्म पता है कि इसकी? केंद्रीय विद्यालय संगठन। टीचर ही क्यों बनना चाहते हो? सर टीचर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि शुरू से शायद मैं नहीं बनना चाहती थी टीचर, लेकिन मैंने जो शादी के बाद कुछ घरेलू परिस्थितियों के चलते हुए ट्यूशन देना शुरू किया था। तो उसके बाद मुझे ये पहचान हुई कि मेरे अंदर टीचिंग मतलब बहुत अच्छे से मैं पढ़ा पा रही हूँ। जो बच्चे थे बहुत कमज़ोर थे जो मेरे पास आए थे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, उनके पेरेंट्स के कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए। तो धीरे धीरे मेरी रुचि बनने लगी टीचिंग के अंदर और मैंने ये जाना कि मैं इससे अच्छा कोई काम कर नहीं सकती। ठीक है। तो क्या पढ़ाते हो आप? जो ट्यूशन पढ़ाते हो तो उसमें क्या पढ़ाते सर हो? ट्यूशन के अंदर तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाने। कौन सी क्लास को कहाँ? सर 10वीं क्लास तक मैं कराती हूँ। मैथ्स भी करा लेते हाँ हो? जी सर, मैथ्स कराती हूँ। और साइंस वगैरह सब कुछ कराते हो? सर साइंस वगैरह मैथ मेरी अच्छी है, लेकिन साइंस में ये होता है कि जो उनके स्कूल में टीचर ने कराया है सिर्फ मुझे वो लर्न कराना होता है। इतनी ज़्यादा डीपली नॉलेज मुझे साइंस के बारे में। तो लर्न कराना मतलब ये तो रोड लर्निंग की बात होगी फिर। सर मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं समझाती हूँ और फिर याद कराती हूँ। एनसीएफ 2005 के बारे में जानते हो? जी सर। क्या बात हुई थी उसमें? सर उसके अंदर रोड लर्निंग को मना किया गया था, करके सीखने के ऊपर बल दिया गया था। जी सर। तो मैथ्स में मैं कुछ एक दो सवाल पूछ सकता हूँ आपको, क्लास 10th का या 9th का? सर पूछ के देख लीजिए अगर मुझे आता हो। एक फॉर्मूला लगता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। कहाँ लगता है, क्यों लगता है? पाई आर स्क्वायर सर ये सर्कल मैं एक पूरा क्वेश्चन सुनो। थीटा 360, थीटा डिवाइडेड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सर मुझे याद नहीं आ रहा। पाई आर स्क्वायर को मुझे पता है सर्कल का एरिया होता है, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। 10th क्लास का पूछा मैंने। सॉरी सर नहीं। अच्छा, तो अभी हिंदी साहित्य में आपको पता है कि काल आते हैं, 4 काल हैं। पहले नाम बताओ कौन कौन से हैं? सर सर्वप्रथम आदि काल आता है, उसके बाद भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है, उसके बाद आधुनिक काल आता है। आदि काल का नाम आदि काल किसने रखा है कि उसका नाम आदि काल है? जी सर, आदि काल का नामकरण जो है वो आदि काल आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला फिर? सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल को वीरगाथा काल कहा है। और यहाँ पर एक ग्रेसन करके थे। जी सर। उन्होंने क्या नाम रखा है इसका? सर ग्रेसन जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है। अब इसकी विशेषताएं बता दो कुछ। सर आदिकाल के अंदर अधिकतर वीरता से ओतप्रोत काव्य लिखे गए हैं। जैसे कि जो आदिकाल के एक महाकाव्य भी लिखा गया है आदिकाल में, सर्वप्रथम महाकाव्य था, कौन सा था वो? सर चंद्रप्रदायी ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो। श्योर है आपको? सर मुझे यही याद आ रहा है। तो महाकाव्य होता क्या है? सर जिसके अंदर काव्य के सारे गुण हो, महाकाव्य। काव्य के गुण बता दो फिर। सर उसमें एक काव्य के अंदर जो महाकाव्य होता है उसके अंदर एक पूरे जीवन की कहानी होती है। एक तो कोई भी एक हीरो होता है, जैसे नायक होता है, अभिनेता होता है जो कि एक वीर होना चाहिए और उसके अंदर नायक के साथ सभी गुण होते हैं। उसकी कहानी चलती है, वीरता से ओतप्रोत होता है नायक जो। ठीक है, एक क्वालिटी आपने बता दी, और कुछ आपके मन में है और भी गुण होते हैं महाकाव्य में? सर महाकाव्य कई खंडों में विभाजित भी होता है। और ठीक है, महाकाव्य से अभी मेरा क्वेश्चन है आपको कि
जैसे हमारी जो गद्य है, गद्य की अलग अलग विधाएं होती है, गद्य की विधाओं में से कुछ नाम बताओ कौन कौन सी हैं। सर गद्य की विधाएं जैसे नाटक है, कहानी है। नाटक और कहानी और एकांकी में थोड़ा डिफरेंस बताओ, नाटक और कहानी में बताओ पहले। सर नाटक जो कहानी होती है वो हमें सिर्फ किताबों में जैसे लिखी हुई होती है, पढ़नी होती है, या फिर हम सुन सकते हैं, कोई भी सुनाता है। लेकिन जो नाटक होता है उसका मंच के ऊपर मंचन कर किया जाता है। ठीक है, एक तो नाटक ही हो गया, और क्या हो सकता है इसके अलावा? सर इसके अलावा हमें जो नाटक होता है उसमें दृश्य वगैरह का सारा ध्यान रखना होता है। कहानी में ऐसा कुछ होता नहीं है। कहानी छोटी होती है, नाटक थोड़ा बड़ा हो सकता है। कहानी में अंक नहीं होते हैं, नाटक में अंक भी होते हैं। जी सर। ठीक है, एक सवाल है आपसे। जी सर। आप किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं? जी सर। कौन सी किताबें पढ़ी है आपने हिंदी में? जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपने हिंदी में कोई किताबें वगैरह? सर मैंने जैसे प्रेमचंद जी का निर्मला उपन्यास पढ़ा है। क्या है वो? सर उसके अंदर क्या है कि जो अनमेल विवाह से संबंधित है, वो अनमेल विवाह होने के पश्चात जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं उससे संबंधित है वो उपन्यास। और कोई किताब पढ़ी है? सर और कोई किताब, सर एक अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस है। क्या बोध मिला आपको उसमें से, अभी जो आपने किताब बताई? मानस का हंस। हाँ जी। सर उसके अंदर तुलसीदास जी के जीवन के बारे में जानने के लिए मिला, और उन्होंने किस तरह से वो एक मतलब भक्ति से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं थे, इतने जुड़े हुए नहीं थे, और एकदम से किस तरह से वो एक बहुत बड़े संत बने, वो जानने का मौका मिला। मोटिवेशनल या प्रेरित करने वाली किताबें नहीं पढ़ती आप, जिससे आपको आपके डेली रूटीन में या टीचिंग में कुछ उसके? नहीं सर, ऐसी कोई किताब, मैं अपने सिलेबस नहीं ज्यादा। अखबार पढ़ने में रुचि रखते हैं आप? सर अखबार में बहुत कम पढ़ती हूँ। पढ़ना चाहिए डेली अपडेट्स के लिए, या जी सर एक्चुअली हमारे आसपास में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखने। अच्छा, ये बताओ कि आपका जो प्रसिद्ध कोई कवि हो या कोई लेखक हो जो मतलब आपका पसंदीदा कवि है या लेखक है साहित्य, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कोई तो होगा। सर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्यों है? सर उनकी जो कविताएं हैं वो मतलब एक तरह से मोटिवेशन का काम करती है। कोई कविता बताओ जिसमें मोटिवेशन हो उनकी। हाँ जी सर, जैसे कि उनकी कविता है, सर अभी जो 12वीं कक्षा में ही लगी हुई है वो कविता मुझे याद आ रही है, क्या मैं सुना सकती हूँ? जी सर। हो न जाए पथ में रात कहीं, है मंजिल भी तो दूर नहीं। हो न जाए पथ में रात कहीं, है मंजिल भी तो दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, एक कविता की मुझे याद लाइनें आगे आ रही हैं, हालांकि मैंने पिछले 15 साल से हिंदी पढ़ी नहीं है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पे, ऐसा कुछ लाइनें थी मेरे जब मैं +1 में था। हाँ, तो क्या है वो, किसकी है वो कविता? वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ है कुछ ऐसा हिंदी में? हाँ सर है। कि किसकी है वो? सर वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर शायद निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निराला जी ने और क्या क्या लिखा है? सर निराला जी की एक है राम की शक्ति पूजा है, जो उनकी लंबी कविता है। इसके साथ ही उनका सरोज स्मृति भी है, जो उन्होंने अपनी बेटी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने लिखा था। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है जूही की कली, जो उनकी पहली कविता थी सर। और एक दीपशिखा लिखी गई है, किसने लिखा दीपशिखा? महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। ठीक है, छायावाद के स्तंभ में एक महादेवी वर्मा का भी नाम आता है। ठीक है, और कौन कौन स्तंभ है छायावाद में? जी सर, छायावाद की 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। जयशंकर प्रसाद वाराणसी से थे सर, मैं कंफर्म 1889 में उनका जन्म हुआ था। 1889, हाँ सर, जन्म तो उनका 1889 में हुआ है। ठीक है, अब कुछ व्याकरण की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साहित्य पे थोड़ा हमने बात की, ऑल्दो साहित्य बहुत बड़ा है, कुछ व्याकरण से भी बात कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के बारे में कुछ बताओ, क्या होता है? सर तत्पुरुष समास जो है उसके अंदर जो कारक होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। कारक या कारक चिन्ह? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में जो विभक्तियां होती हैं वो होती हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत। जैसे कि राजपुत्र है तो उसमें राजा का पुत्र, तो का विभक्ति का लोप हो जाता है, और जो राजपुत्र बनता है उसका जब हम समासिक पद बनाते हैं तो राजपुत्र बनता है। और इसके अंतर्गत जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। अगर मैं पीताम्बर बोलता हूँ तो इसमें 2 समास हैं, कौन कौन से हैं? जी सर, पीताम्बर के अंतर्गत 2 समास आते हैं। जैसे कि पीताम्बर को हम समास विग्रह करते हैं
तो पहला बनता है जैसे कि हम बनाते हैं कि पीला है जो अंबर यानी कि वस्त्र जो पीले रंग का है, तो अगर हम उससे अभिप्राय लेते हैं तो यहाँ पर कर्मधारय समास बनता है, क्योंकि एक विशेष्य है, एक विशेषता है। इसके साथ ही अगर हम पीला है जिसका अंबर ऐसे तोड़ते हैं, इसको इस तरह से समास विग्रह करते हैं इसका, तो कोई तीसरा अर्थ निकलता है, यानी कि जिसने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है। अभी जैसे अलंकार भी होते हैं, तो अलंकार के बारे में थोड़ा बताओ कि अलंकार अगर बच्चे को पढ़ाना है अलंकार, तो सबसे पहले कैसे आप उस चैप्टर को, उसकी प्रस्तावना कैसे दोगे अलंकार की? सर, अलंकार से हमारा तात्पर्य है जिस प्रकार एक स्त्री होती है वो आभूषण धारण करती है, उससे उसकी सौंदर्यता में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार काव्य के अंतर्गत जब हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो काव्य की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। अलंकार को बेसिकली दो भाग में हम वर्गीकृत करते हैं, कौन कौन से हो? सर, एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। ठीक है। अब जैसे हम कोई, जैसे आप मीरा ने क्या लिखे है वैसे? मीरा ने पद लिखे हैं। पद, मीरा के पद पढ़ रहे हो तो एक आप उसका भाव पक्ष हम पढ़ते हैं, दूसरा होता है कला पक्ष। कला पक्ष में क्या क्या बातें होती है? सर, कला पक्ष में हमारे जैसे कि उसमें कौन सी शैली यूज हुई है, किस तरह की भाषा उसमें। अच्छा, भाषा और शैली में मेरे को अंतर बताओ। सर, भाषा जो होती है वो किस भाषा में लिखा गया है, जैसे कि हिंदी में लिखा गया है या इंग्लिश में लिखा गया है, और शैली होती है उसको लिखने का तरीका क्या है। सर, वो शैली होती है कि उसमें वर्णनात्मक शैली है। हाँ, तो कविताओं में क्या शैली हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? सर, इसको स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, लैंग्वेज इन स्टाइल। जी सर। तो क्या शैली हो सकती है कविताओं में? क्या शैली हो सकती है कोई कविताओं की? हाँ सर, हो सकती है, लेकिन अभी मैं बता नहीं पाऊंगी। ठीक है। तो डेमो प्रिपेयर की है आपने? तो डेमो किस टॉपिक पे पढ़ा रहे हो? सर, जो मैंने अभी कविता सुनाई थी 12वीं कक्षा की है, अमिताभ बच्चन जी के पापा जी। ठीक है, चलो। सर, क्या मैं इस क्लास में? हाँ, जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और आप लोगों के चेहरे देखकर तो और भी अच्छी हो गई हूँ। अच्छा, तो आज दिनांक कितनी है? आज दिनांक है 8 अप्रैल 2023। ठीक है बच्चों, हमारी कक्षा है 12। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमारा विषय कौन सा है? आप सभी का पसंदीदा विषय है हमारा हिंदी। तो आज कुछ नया सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। सभी तैयार हैं आप लोग? ठीक है, वेरी गुड। तो कुछ सीखने से पहले कुछ बातें हो जाए। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताइए आप सभी कि आप सभी के जीवन में समय का क्या सदुपयोग है? बताएगा कोई भी? हाँ जी, आप बताइए, क्या सदुपयोग है समय का? वेरी गुड। हाँ जी, समय निकल जाने के बाद अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है हमारे जीवन में। तो आज की जो हमारी कविता है वो हमें यही सिखलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की हमारी कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस लाइन से ही, इस पंक्ति से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर समय के महत्व की बात की जा रही है, कि समय जो है वो बहुत तेजी से निकल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इनकी कवि है, इस कविता के कवि कौन है? किसी को पता है तो बताएं प्लीज। हाँ जी, वेरी गुड, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनके बारे में कोई जानता है कुछ भी? हाँ, वेरी गुड। अभी जो यहाँ पे आपने शो लिखा, ये कौन सा शो है? 3 शो होते हैं हिंदी में। नहीं, सरगम वाला तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग बताओ। अगर आपने वर्तनी मूर्धन्य शो या तालव्य शो है? मूर्धन्य नहीं है, तालव्य है ये। मूर्धन्य क्या, कौन सा होता है? हाँ सर, ये वाला स मूर्धन्य है, ये वाला स तालव्य है, और ये दंत्य है। ठीक। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमारे इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म हुआ है
1907 में। और 1907 में महादेवी देवी जी का जन्म हुआ है। जी सर। और इनकी मृत्यु हुई है प्यारे बच्चों 2003 में। लेकिन उनका 87 में हो गया था महादेवी वर्मा जी का। जी सर, हाँ जी। इतना आप लोगों को याद रखना है कि इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म हुआ है 1907 में और इनकी मृत्यु हुई है 2003 में। ठीक है। इसके साथ ही जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये जो सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन जी, उनके पिता भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, आते हैं हम हमारी कविता पर। ठीक है। महानायक में कौन सा समास होगा आपकी थोड़ी? महान है जो नायक कर्मधारी। ठीक है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की कविता शुरू करें हम लोग। सभी तैयार हैं? ठीक है। ठीक है। तो कविता क्या कह रही है हमारी? पहली पंक्तियां हैं, हो न जाए पथ में रात कहीं, हो न जाए पथ में रात कहीं, है मंजिल भी तो दूर नहीं, है मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंखी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों को सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक राही है जो पूरे दिन का थका हुआ है, चले जा रहा है वो, लेकिन उसकी मंजिल क्या है? क्या मंजिल है उस राही की? उसका घर है मंजिल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उसकी मंजिल है। पूरे दिन से वो चला हुआ है, थका हुआ है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि शाम होने वाली है, क्या होने वाली है? शाम होने वाली है, तो वो क्या करता है? अपनी गति को तेज कर लेता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कब होता है? जब आप लोगों के एग्जाम्स आते हैं। होता है ऐसा सभी के साथ कि जैसे ही एग्जाम्स आते हैं आप लोगों को लगता है कि हाँ अब 2 महीने बचे हुए हैं एग्जाम्स में, तो हमें जल्दी से सारा सिलेबस पूरा करना है। होता है आप सभी के साथ, है ना? तो इसी तरह से जो ये राही है पूरे दिन का, वो चला जा रहा है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो ध्यान है किसके ऊपर है? अपनी मंजिल के ऊपर है। और अपनी मंजिल के ऊपर ध्यान होने से उसकी जो रफ्तार है वो तेजी से हो जाती है कि कभी रात ना हो जाए, कभी उसका जो समय है वो खत्म ही ना हो जाए मंजिल तक पहुंचने का। ठीक कह रही हूँ? आप लोग समझ पा रहे हो? आप लोगों के जीवन में ये कैसे काम करता है कि आप लोगों को समय से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों के एग्जाम्स निकल गए और आपने पढ़ाई की नहीं, तो उसके बाद आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा, ऐसे एक लाइन में बोल रहा हूँ, आपने बताना है उसमें, अब पछता कर क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर? जी सर, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एक्चुअल में एक मुहावरा है या एक लोकोक्ति है? ये जो मैंने बोला सर एक लोकोक्ति है। मुहावरा क्यों नहीं है? मुहावरा लोकोक्ति में क्या फर्क होता है? सर लोकोक्ति जो लोगों का कथन होता है, नाम से पता रहा, लोक प्लस उक्ति, उक्ति मतलब कहना, वो तो ठीक है, से चली आ रही है। ठीक है। और मुहावरा जो कि हम कोई भी मतलब बना देते हैं किसी की बात के ऊपर या किसी भी सिचुएशन की पर हम। पर कुछ तो अंतर है ना दोनों में कि लोकोक्ति कब हो, जब हम मुहावरे को पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा होता है कि मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होती है। ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आया कि पंक्तियां, ठीक है, बैठ जाओ। नहीं ये रहने दो। जैसे कि एक्सपीरियंस आपको मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ कि क्लासरूम टीचिंग का नहीं, मतलब किसी इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल में कहीं नहीं पढ़ा है, ट्यूशन पर आपने दिए, राइट? तो आपको लगता है कि आप एक जो स्कूल की क्लासरूम होती है उसको अच्छे से मैनेज कर पाओगे? क्योंकि ट्यूशन पे तो आपका पूरा कंट्रोल है, यहाँ पे आपको हमारे रूल्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी मैनेज करने हैं, तो बैलेंस लेके चलना है ब्राइट स्टूडेंट्स में, वीक स्टूडेंट्स में, तो कैसे आप मैनेज करेंगे ये सब? सर मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगी ऐसा, क्योंकि सर जो ट्यूशन पे मैं पढ़ाती थी तो उसमें भी जो वीक स्टूडेंट भी होते हैं और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो भी होते हैं। इसके साथ ही सर अगर मन में करने की इच्छा हो और सीखने का, अगर मैं कुछ ना कुछ नया सीखती रहती हूँ और मुझे लगता है मैं कर पाऊंगी सर। और इसके साथ ही बीएड में भी किया है सर, सारी चीजें सीखी हैं। तो ठीक है, मेरा 1-2 क्वेश्चन व्याकरण से और है, ऑल्दो मेरे हिंदी से क्वेश्चन पूछने में अच्छा लगता है, तो व्याकरण से मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं, क्या अंतर होता है उनमें? सर जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत जो शब्द हैं उनको सीधा का सीधा जैसे हम हिंदी में प्रयोग में ला देते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं, तथा जो तद्भव शब्द हैं, जो तत्सम शब्द हैं, उनका थोड़ा सा हम परिवर्तन करके हिंदी में जो प्रयोग करते हैं उन शब्दों को, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। एक होता है देशी, एक होता है विदेशी, एक होता है देशज।
पता है कुछ ऐसा? जी सर। क्या होते हैं ये? सर देसी शब्द वो होते हैं जो हमारे यहाँ से ही मतलब देसी शब्द हमारे यहाँ के ही शब्द हैं। विदेशी शब्द वो हैं जो हम विदेशों से आए हुए हैं, जैसे कि जो भारत है उसमें काफ़ी लोग घूमने फिरने आते रहते थे शुरू से ही, तो उनके जो शब्द हैं और जो हम अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई उपन्यास लिखनी है जी सर। तो उपन्यास का मतलब नॉवल होता है, जी सर। तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। 6 चीज़ें होती हैं, ऑल्दो वो कौन कौन सी हैं आपको पता है? सर कथानक होना चाहिए, ठीक है। कथोपकथन, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, और सर उद्देश्य होना चाहिए एक। ठीक है, जो देश काल है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसका कितना रोल है और कैसे देश काल को, जब हम उपन्यास लिखते हैं तो देश काल का क्या क्या महत्व है इस उपन्यास लिखते टाइम? जी सर। सर उपन्यास लिखते समय देश काल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि अगर हमारा जो देश काल और वातावरण है, जो पाठक है उससे जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वो उस उपन्यास से जुड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम जिन पाठकों के लिए उपन्यास लिख रहे हैं वो वातावरण और वो जो देश काल है वो पाठक अच्छे से समझ पाए और वो उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास लिखा था गोदान। जी सर। कब लिखा था वो? सर गोदान 1936 में लिखा है। ठीक है, कुछ उसकी कहानी पता है आपको कि क्या क्या है उसकी कहानी? जी सर। सर उसके अंदर एक किसान जीवन के बारे में उसने वर्णन किया हुआ है। उसमें एक गोबर है। सर जी। कौन है गोबर? सर जो होरी है उसका पुत्र है गोबर। ठीक है, तो होरी उसमें जो है मुख्य पात्र है। जी सर। ठीक है। पैनल की तरफ से एक ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी आपके लिए। देखिए कंपटीशन काफी टफ है इसमें, जी सर। हमारे पास काफी सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, वो भी अच्छी तरीके से अपना इंटरव्यू दे रहे, डेमो दे रहे। क्या आप हमें बताएंगे इन शॉर्ट व्हाई वी शुड हायर यू? आप में ऐसे क्या क्वालिटीज है व्हिच डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर्स, व्हाई वी शुड हायर? जी सर। सर मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन जब हम टीचिंग की वे से देखते हैं तो उस ज्ञान को अगर हम बच्चों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं तो वो जरूरी है, क्योंकि ज्ञान तो हमें किताबों से भी मिल सकता है, एक टीचर किताब से भी लेकर पढ़ा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो व्यवहार है और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, उदाहरणों से या फिर बच्चों के निजी जीवन से जोड़कर और बच्चों के साथ मैं जिस तरह से जुड़ जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए सही हूँ। ठीक। आपका इंट्रो काफी अच्छा था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ पीजीटी हिंदी के हिसाब से जा रहे हैं। आपने आपका पूरा इंट्रोडक्शन जो था वो हिंदी में दिया था, काफी अच्छी तरीके से आपने उसे स्ट्रक्चर किया था, अपने बारे में बताया, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, बाद में आपने किस तरीके से आगे और आपकी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद में आपको पूछा गया था कि टीचर क्यों बनना चाहते, तो आपने कहा कि आपने आपको खोज लिया कि आप टीचर बन सकते हैं, आप में क्षमता है। ये काफी अच्छा लगा सुन के कि आपने पढ़ाते गए बच्चों को, फिर आपने डिस्कवर किया अपने आप को कि एज ए टीचर। बात करें टेक्निकल क्वेश्चंस की, तो काफी टेक्निकल क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे, आपके हिंदी से, व्याकरण से रिलेटेड, कविता से रिलेटेड, उपन्यास वगैरह काफी कुछ पूछा गया था, बट आपने उसके काफी अच्छी तरीके से जवाब दिए, कॉन्फिडेंटली जवाब दिए, काफी क्वेश्चंस आपके सही भी निकले। बात करें आपकी डेमो की, तो मैं सबसे पहले आपकी हैंडराइटिंग की बात करता हूँ। हैंडराइटिंग आपका काफी अच्छा था, हिंदी के हिसाब से आपने बहुत अच्छी तरीके से किया। एक ही चीज की मेरे को यहाँ पर एक कमी लगी जो मैं आपको बता देता हूँ, ये विषय जो है वो कोने में चला गया। विषय पहले आ जाता था सेंटर में, फिर नीचे प्रकरण आ जाता था, फिर तो थोड़ा देखने को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड लगता था, क्योंकि हमारा विषय क्या है वो एकदम कोने में चला गया है। बाकी बात करें आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की इन योर डेमो, तो वो भी काफी अच्छा था, काफी अच्छी तरीके, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया आपने, उसको डायग्राम ड्रॉ करके काफी अच्छी तरीके से बताया। समय के ऊपर आपने ये कविता लिखी थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, काफी अच्छा। एक दो चीजें जैसे ये वेरी गुड वर्ड आपने यूज किया, हम हिंदी की बात करें तो इसको अगर आपको बच्चों को, छात्रों को प्रोत्साहित करना है तो हिंदी के शब्दों को इस्तेमाल करके आप उन्हें प्रोत्साहित करें। सर क्या बोल सकते हैं वेरी गुड की जगह? बहुत अच्छे, बढ़िया, इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे एक जगह पर आपने उनको एग्जाम का उदाहरण दिया था, वहां पर भी आप अगर परीक्षा अगर बोलते तो काफी अच्छा लगता है सुनने के लिए, वो दो चीजों का। बाकी आपका ओवरऑल काफी अच्छा था। बाकी सर आपको गाइड करेंगे। और कॉन्फिडेंस लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, नॉलेज भी आपकी आई थिंक काफ़ी अच्छी है। हमने बहुत कोशिश की आपको क्वेश्चन में घुमाने की, फंसाने की, कुछ में फंसा पाए वहाँ पर, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो यू हैव अच्छे आंसर्स दिए आपको।
जो लास्ट के लिए हमारा क्वेश्चन था व्हाई शुड बी हायर यू, उसका भी जो आंसर दिया आपने काफी सेटिस्फैक्टरी था, सो आई रियली लाइक्ड इट। एज एन ऐसे कोई पर्टिकुलर चीजें हाईलाइट करने को तो नहीं है मेरे पास, जस्ट कीप इट अप। थोड़ा बस ये है कि जैसे लोकोक्ति मुहावरे में क्या फर्क है, हाँ जी। ये क्या है, तो ये बेसिक चीजों में ना वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, जी सर। तो ये तो आपको बिल्कुल ऐसे ग्रास्प बाय हार्ट होना चाहिए, जी सर। ओके, वो मास्टर करना। ठीक है। तो यानी आपने अपने सब्जेक्ट जो आपका विषय है हिंदी, उस पर काफ़ी गहराई से पढ़ना है, व्याकरण को भी पढ़ना है गहराई से और साहित्य को भी पढ़ना है। साथ साथ में जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसको हमने कैसे पढ़ाना है, कविता को कैसे पढ़ाना है। कविता में जैसे हम अलग अलग जो कविता का भी हम लोग डेमो करेंगे यहाँ पर, तो कविता में भी दिखेंगे हम कहाँ पर अलंकार यूज हो रहा है, कौन सा अलंकार यूज हो रहा है, छंद क्या है, रस क्या है, और जो भी काव्य की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें पोएटिक डिवाइसेस इंग्लिश में बोलते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर आएंगी तो वो आपको देखना है एक बार डीपली, उस पर क्वेश्चनिंग जरूर होगा। तो आफ्टर ऑल अच्छा था आपका ओवरऑल सब कुछ। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।